विश्व वृक्ष का अंकुर हर घंटे पहले से तेजी से बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी पत्तियों से निकलने वाली हल्की रोशनी पूरे बगीचे को किसी स्वर्गीय लोक जैसा बना रही थी। काई रेन ने पौधे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इसे मेरी खाद बहुत पसंद आ गई है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस मिट्टी को वह साधारण समझ रहा था, वह करोड़ों वर्षों में एक बार बनने वाली दिव्य भूमि थी। उसी समय स्वर्गलोक में सभी देवता फिर एकत्र हुए। जेड सम्राट ने गंभीर आवाज में कहा, आज से कोई भी काई रेन के बगीचे में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेगा। सभी देवता एक साथ सिर झुका देते हैं। तभी एक युवा साधक आगे आता है। उसका नाम था लिनफेंग। वह विनम्र होकर कहता है, महाराज, यदि वह वास्तव में इतने महान हैं, तो मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। जेड सम्राट कुछ क्षण सोचता है और फिर अनुमति दे देता है, जाओ, लेकिन याद रखना, यदि उन्होंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो जबरदस्ती करने की भूल मत करना। लिनफेंग तुरंत पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। उधर काई रेन अपने बगीचे की टूटी हुई लकड़ी की बाड़ ठीक कर रहा था। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही उसने एक थका हुआ युवक देखा। लिनफेंग ने सम्मान से झुककर कहा, बुजुर्ग, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी और खाना मिल सकता है? काई रेन बिना कुछ पूछे मुस्कुरा दिया, अंदर आओ, पहले खाना खाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। कुछ ही देर में उसने गर्म चावल, सब्जी और सूप परोस दिया। लिनफेंग ने पहला कौर खाते ही महसूस किया कि उसके शरीर की सभी चोटें पल भर में भरने लगीं। उसकी रुकी हुई साधना फिर से चल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह मन ही मन बोला, एक साधारण भोजन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? खाना खत्म होने के बाद काई रेन ने उसे एक पुरानी कुल्हाड़ी पकड़ा दी। अगर रहना है तो बगीचे की लकड़ियां काटने में मेरी मदद कर देना। लिनफेंग ने कुल्हाड़ी हाथ में ली। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च दिव्य धरोहर हो। उसके सामने अनगिनत रहस्यमयी नियम प्रकट होने लगे। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। काई रेन हंस पड़ा, मैं कोई गुरु नहीं हूं। अगर मेहनत करना चाहते हो तो यहां रह सकते हो। लिनफेंग ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था, यही शब्द उसके जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्यपूर्ण अनुमति थे। उसी समय दूर आकाश में एक रहस्यमयी स्त्री उन्हें देख रही थी। उसके माथे पर चांद जैसा चमकता हुआ निशान था। वह धीमे से बोली, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया स्वामी। सुबह का समय था। काई रेन हमेशा की तरह अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। लिनफेंग लकड़ियां काट रहा था और मन ही मन अपने गुरु की हर हरकत से कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था। तभी आसमान में चांदी जैसी रोशनी फैलने लगी। पूरा आकाश पूर्णिमा के चांद की तरह चमक उठा। स्वर्गलोक के सभी देवता एक साथ ऊपर देखने लगे। जेड सम्राट धीरे से बोला, वह आ गई। बादलों के बीच एक विशाल चांदी का कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके माथे पर अर्धचंद्र का चमकता हुआ चिन्ह था। वह थी चंद्र सम्राज्ञी युएलिंग। कहा जाता था कि वह चंद्रलोक की सबसे शक्तिशाली शासक थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर काई रेन के छोटे से बगीचे पर पड़ी, उसकी आंखों में सम्मान झलक उठा। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरी और बिना किसी घमंड के बगीचे के द्वार तक चली आई। काई रेन ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। नमस्ते, क्या आप रास्ता भूल गई हैं? युएलिंग हल्के से मुस्कुराई। मैं एक पुराने मित्र से मिलने आई हूँ। काई रेन ने हंसते हुए कहा, तो फिर पहले चाय पीते हैं। दोनों आंगन में बैठ गए। लिनफेंग यह दृश्य देखकर हैरान था। जिस देवी के सामने देवता भी सिर झुकाते थे, वह उसके गुरु के सामने एक साधारण अतिथि की तरह बैठी थी। तभी विश्व वृक्ष का छोटा अंकुर अचानक तेजी से चमकने लगा। उसकी एक नई शाखा निकली। आकाश में बिजली चमक उठी। दूर अंधकार लोक में बैठा दानव सम्राट अचानक खड़ा हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, विश्व वृक्ष जाग रहा है। अगर उसकी सातों शाखाएं खिल गईं, तो अंधकार युग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उधर काई रेन ने बस अंकुर को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे वाह, लगता है अब इसे बड़ा गमला देना पड़ेगा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी छोटे से पौधे पर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य टिका हुआ था। चंद्र सम्राज्ञी युएलिंग के जाने के बाद पूरा बगीचा फिर से शांत हो गया। काई रेन हमेशा की तरह सुबह सुबह विश्व वृक्ष के छोटे अंकुर को पानी देने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही पानी की पहली बूंद पौधे पर गिरी, उसकी सातों पत्तियां एक साथ सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। पूरा पर्वत प्रकाश से भर गया। उसी क्षण स्वर्ग, पृथ्वी और अंधकार लोक तीनों में एक साथ भूकंप जैसा कंपन महसूस हुआ। स्वर्ग में जेड सम्राट तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए। विश्व वृक्ष ने अपनी पहली शक्ति जगा दी है। दूसरी ओर अंधकार सम्राट का चेहरा पहली बार डर से भर गया। वह गरजते हुए बोला, अगर उसकी सातों शक्तियां जाग गईं, तो हमारा युग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसने अपने सबसे खतरनाक योद्धा शैडो जनरल कारोस को बुलाया। कारोस करोड़ों परछाइयों से बना हुआ दानव था। कहा जाता था कि वह किसी भी जीव का रूप धारण कर सकता है। अंधकार सम्राट ने आदेश दिया, इस बार लड़ाई मत करना, पहले काई रेन का विश्वास जीतना, फिर सही समय पर विश्व वृक्ष को नष्ट कर देना। कारोस तुरंत एक साधारण यात्री का रूप लेकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ा। उधर लिनफेंग बगीचे की सफाई कर रहा था। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। एक घायल यात्री बाहर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लिनफेंग तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन काई रेन मुस्कुराकर बोला, घायल इंसान को दरवाजे पर खड़ा नहीं रखते, पहले इसे अंदर लाओ। लिनफेंग ने धीरे धीरे उस यात्री को अंदर बैठाया। काई रेन ने अपने हाथों से उसके घाव साफ किए और जड़ी बूटियों का लेप लगाया। कुछ ही क्षणों में सारे घाव पूरी तरह भर गए। कारोस अंदर ही अंदर चौंक गया। सिर्फ साधारण जड़ी बूटियां और मेरे दानवी घाव भी ठीक हो गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस बगीचे में कुछ भी साधारण नहीं था।
तभी विश्व वृक्ष का अंकुर हल्का सा चमका, उसकी एक पत्ती हवा में हिली। कारोस के शरीर के अंदर छिपी अंधकार शक्ति अचानक कांपने लगी। उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया ताकि कोई उसकी असली पहचान न देख सके। लेकिन बगीचे के कोने में लेटी काइरेन की बिल्ली धीरे धीरे उठी। उसने एक बार कारोस की तरफ देखा और हल्की सी म्याऊं की। बस उसी पल कारोस के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे समझ आ गया उसकी पहचान शायद छिपी नहीं रह पाई है। रात गहरा चुकी थी। पूरे बगीचे में केवल विश्व वृक्ष की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। कारोस बाहर से शांत बैठा था, लेकिन उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, अगर मुझे इस बगीचे का रहस्य जानना है तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उधर काइरेन ने मुस्कुराकर कहा, आज बहुत देर हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। कारोस ने सिर झुका दिया, जैसी आपकी इच्छा। रात के बीचों बीच जब सभी सो रहे थे, कारोस चुपचाप उठा और विश्व वृक्ष के पास पहुंच गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, अगर मैं इसकी एक पत्ती भी ले जाऊं तो अंधकार लोक की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पत्ती को छूने वाली थीं, विश्व वृक्ष से हल्की सुनहरी रोशनी निकली। पूरा बगीचा शांत हो गया। अचानक काइरेन की बिल्ली उसकी ओर देखने लगी। उसने बिना गुर्राए, बिना हमला किए सिर्फ एक बार अपनी पूंछ हिलाई। उसी क्षण कारोस का शरीर हवा में जम गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके माथे पर पसीना छलक आया। यह कैसी शक्ति है? तभी पीछे से काइरेन की आवाज आई, इतनी रात को जाग रहे हो? कारोस घबरा गया। उसने तुरंत झूठ बोल दिया, मैं पानी पीने उठा था। काइरेन हंस पड़ा, अच्छा तो पहले यह गर्म चाय पी लो, रात में ठंड लग जाती है। वह उसे एक कप चाय पकड़ा देता है। कारोस मजबूरी में चाय पी लेता है। पहला घूंट उतरते ही उसके भीतर की अंधकार शक्ति तेजी से कम होने लगती है, लेकिन उसकी जगह एक शांत उजली ऊर्जा जन्म लेने लगती है। कारोस की आंखें फैल जाती हैं। यह चाय मेरी दानवी शक्ति को नष्ट नहीं कर रही, यह उसे शुद्ध कर रही है। उधर स्वर्ग लोक में जेड सम्राट अचानक मुस्कुराए। उन्हें महसूस हो गया था कि काइरेन ने बिना जाने फिर एक असंभव काम कर दिया है। लेकिन उसी समय अंधकार लोक के सबसे गहरे मंदिर में एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुली। भारी आवाज पूरे अंधकार लोक में गूंज उठी, अगर कारोस असफल हुआ तो अब मैं स्वयं जाऊंगा। पूरे अंधकार लोक में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जाग चुका था अंधकार का प्रथम सम्राट। अंधकार लोक के सबसे गहरे मंदिर में हजारों वर्षों से बंद पड़ा विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। पूरा अंधकार लोक कांप उठा। सभी दानव एक साथ घुटनों पर बैठ गए। काले धुएं के बीच से एक विशाल आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर असीम अंधकार घूम रहा था। वह था प्रथम अंधकार सम्राट नॉक्स। कहा जाता था कि उसने प्राचीन युग में अकेले ही कई लोगों को अपने अधीन कर लिया था। नॉक्स ने शांत स्वर में पूछा, कारोस कहाँ है? एक दानव सेनापति कांपते हुए बोला, महाराज वह अभी तक वापस नहीं लौटा। नॉक्स ने अपनी आंखें बंद की। क्षण भर में उसकी चेतना पृथ्वी तक पहुंच गई। उसने दूर पर्वतों के बीच बसे छोटे से बगीचे को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दी। उस बगीचे में समय और भाग्य दोनों बदल रहे हैं। उधर काइरेन सुबह सुबह झाड़ू लगाकर आंगन साफ कर रहा था, लिन फेंक लकड़ियां जमा कर रहा था। कारोस चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में अब पहले जैसा अंधकार नहीं था। वह सोच रहा था, अगर मैं यहीं रह जाऊं तो शायद मुझे पहली बार सच्ची शांति मिले। तभी विश्व वृक्ष से एक नई सुनहरी किरण निकली। वह सीधी आकाश में चली गई। पूरा स्वर्ग लोक उस प्रकाश से जगमगा उठा। जेड सम्राट मुस्कुराए। विश्व वृक्ष ने दूसरे नियम को भी स्वीकार कर लिया कि मुने कैन कौन। लेकिन उसी क्षण आकाश के ऊपर एक विशाल काला दरार खुल गई। हजारों काले बिजली के बादल पृथ्वी की ओर उतरने लगे। लिन फेंक ने घबरा कर ऊपर देखा। गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? काइरेन ने आसमान की ओर देखा और हंसते हुए बोला, लगता है आज बारिश जोरदार होगी। इतना कहकर वह कपड़े उतारने की रस्सी अंदर रखने लगा। जैसे ही उसने रस्सी खींची कि नॉकिट, पूरा आकाश हिल गया। काली दरार अचानक सिकुड़ने लगी। नॉक्स की आंखें फैल गईं। असंभव, उसने केवल एक रस्सी खींची और मेरी बनाई हुई अंधकार दरार बंद हो गई। अब नॉक्स समझ चुका था, काइरेन की हर साधारण क्रिया वास्तव में ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की शक्ति रखती है। वह पहली बार मुस्कुराया। अब यह युद्ध शक्ति का नहीं, बुद्धि और धैर्य का होगा। दूर खड़ा कारोस यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन निर्णय लिया, अब मैं अंधकार लोक का सेनापति नहीं, मैं काइरेन की रक्षा करूंगा। उसी समय विश्व वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर एक सुनहरा फल उगना शुरू हुआ और उसे देखते ही स्वर्ग, पृथ्वी और अंधकार लोक तीनों के सबसे शक्तिशाली शासकों की धड़कन एक साथ तेज हो गई।